बंगाल में राज तिलक की तैयारी, मुख्यमंत्री होंगे अधिकारी। ये है हमारा आज का खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। और बंगाल में चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उस पर आने वाले समय में पार्टियां भी जो हैं वो रिसर्च करेंगी और देखेंगी कि क्या से क्या हो गया। जो बीजेपी कभी सत्ता में बंगाल में आई नहीं, जो अपनी कभी पैठ बना नहीं पाई, एकदम से कैसे वो सत्ता में आ गई है। कितना लंबा संघर्ष है, समीकरण कहां थे जो फिट बैठे, कैलकुलेशन कहां थी जो फिट बैठी। यानी कि बंगाल जब बीजेपी ने जीता तो वो अपने आप में एक बड़ा विश्लेषण का, चर्चा का और रिसर्च का मुद्दा बन गया है लोगों के लिए। लेकिन अब आज की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जिस तरीके से बैठक के बाद विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक के बाद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, पर्यवेक्षक भी हैं बंगाल के, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया कि बंगाल के अधिकारी अब शुभेंदु होंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रोफेसर साहब, सबसे पहला यही सवाल कि जो आज हमने डेवलपमेंट देखा है, सबसे पहला रिएक्शन आपका चाहूंगी। शुभेंदु अधिकारी को सत्ता का जो है अधिकारी बना दिया गया, सत्ता की चाबी दे दी गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा स्टेप है? क्योंकि बीजेपी जो भी स्टेप उठाती है उसके पीछे कोई ना कोई कैलकुलेशन होती है। देखिए, 6 साल पहले शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस सरकार में नंबर 2 पे थे और 6 साल बाद वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। तो 6 साल में की जो ये यात्रा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से उन्होंने 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें थी उसके पहले विधानसभा में 77 सीट आई और 2026 के चुनाव में 207 सीट है। तो ये साफ दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शुभेंदु में अपना विश्वास इसलिए जताया क्योंकि उनमें एक राजनीतिक रूप से सक्रिय, आक्रामक और जुझारू एक व्यक्तित्व दिखाई दिया, जो जमीन पे जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कैडर बनाए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया, तो जमीनी स्तर पे बड़े जो है आक्रामक तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में साथ दिया। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना सपना था, अंग, बंग और कलिंग, जो है वो सपना शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नॉन मुस्लिम की पॉलिटिक्स अपनाते हुए बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम समुदाय 29% था और जिसको कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं करती थी, लेकिन बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी। प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस से। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इसे कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टीज पहले मुसलमानों के पीछे भागती थी, अब उनको यह समझ में आ रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक से ज्यादा नॉन मुस्लिम वोट बैंक में ताकत है। जहां पर आपकी सत्ता कभी नहीं होती वहां पर आप सत्ता में आ सकते हो। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से जो एक वीटो पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं कि अब बिना मुस्लिम समुदाय को लिए हुए ऐसा दिखाया जाता था कि कोई भी राज्य में दूसरा दल सरकार नहीं बना सकता। एक आप उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पे MY कॉम्बिनेशन बनाया गया, आप जो समाजवादी पार्टी के द्वारा आप जो है बिहार की बात करें वहां पे नीतीश कुमार द्वारा जो है EBCs और मुस्लिम्स का कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल थे उन्होंने सदैव मुस्लिम समुदाय को लेकर एक अलग सामाजिक जो है समीकरण साधने की कोशिश की। और भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य आप देखें इस समीकरण को ध्वस्त करती हुई दिखाई देती है। और इसके साथ ही एक नए समीकरण, सामाजिक समीकरण को बनाने की कोशिश करती है, जिसमें अब तक सत्ता से, शासन से उपेक्षित जो वर्ग रहा है उसको साथ लाना और उसको लेके नए सामाजिक समीकरण बनाना और फिर उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करना। तो ये एक अपने आप में, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये कर पाना
अत्यंत मुश्किल था। और इस मुश्किल को आसान करने में शुभेंदु अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यही वजह है कि सिर्फ 6 साल पहले कोई राजनेता भारतीय जनता पार्टी में आता है जिसकी तृणमूल कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है, तृणमूल कांग्रेस में जिसको ममता बनर्जी का लेफ्टिनेंट माना जाता था, उससे पहले उनकी कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है, उनको राज्य का मुखिया बना देना। तो ये साफ संकेत है कि अगर क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में भी ममता बनर्जी को पराजित किया था, 2026 में भी ममता बनर्जी को उन्होंने पराजित किया। शुभेंदु अधिकारी की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी किस प्रकार से जो नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ और जिसकी वजह से 3 दशक पुरानी जो है वामपंथी दलों की सरकार को उखाड़ फेंकने में तृणमूल कांग्रेस सफल रही। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य जो है एक और संदेश देना चाहती है कि शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे जो तर्क दिया था, और कई लोग ऐसा मानते भी हैं कि जिस प्रकार से 2020 आप हैं 19-20 में अभिषेक बनर्जी एक तरीके से ममता बनर्जी अपने भतीजे को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, और शुभेंदु अधिकारी को यह लगा कि ये एक जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और आगे बढ़ाया जा रहा, और अब इस दल में उनकी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका नहीं रहने वाली है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट आप देखिए कि आसाम में जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा को लाके भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये एक बड़ा संदेश है कि हम जो परिवारवादी राजनीति है उससे अलग हट रहे हैं। तो कई समीकरण मिला के जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वो एक के बाद एक जो है राज्यों में सफल होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि आज 22 राज्य और केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करीब अगर 2011 के सेंसस को लें तो करीब 80% जो है आबादी राज्यों में जो रहती है, इन राज्यों में रहती है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वो उसके पीछे ये प्रमुख कारण है कि जो क्षेत्रीय दलों कि जो राजनीति में आप कहें डिक्लाइन हुआ, पतन होना शुरू हुआ, उसका भारतीय जनता पार्टी ने अन्य जो है सामाजिक समीकरण से हिंदुत्व के जो है एजेंडा को लेकर सबअल्टर्न हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाकर एक नया सामाजिक समीकरण इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और उसे चुनावी सफलता हासिल हुई। जी, यहाँ पर एक बहुत ही अपने आप में आंकड़ों में और तमाम चीजों में विरोधाभास दिखता है प्रोफेसर साहब कि डेमोग्राफी बदल रही है। हम अगर आज से 10-20 साल या 50 साल पहले देखें तो मुस्लिम आबादी उतनी थी नहीं जितनी आज है, लेकिन ऐसे में बीजेपी का मुस्लिम को छोड़ करके नॉन मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स करना और जीत हासिल करना, इन दोनों में अलग अलग विरोधाभास सा नजर आता है कि एक तरफ तो डेमोग्राफी बदल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जीत भी हासिल कर रही है। ये क्या मैसेज है, इसके पीछे कैलकुलेशन क्या है? देखिए, निश्चित रूप से और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें, बिहार के कुछ क्षेत्रों की बात करें, और खासकर जो घुसपैठ से प्रभावित राज्य रहे हैं और क्षेत्र रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं स्थानीय स्तर पे, और किस प्रकार से मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको भी विभाजित किया जाए, केवल एक दल को उनका वोट ना मिल पाया। और इसी में जो कबीर की यहाँ भूमिका आती है, हुमायूं कबीर जी, उनको भी कह रहे हैं कि जो उनको तो कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के लिए टीम बी का काम किया है, वोट काटे हैं, वोट कटुआ पार्टी के तौर पर उभरे हैं वहां पर। नहीं, आप देखिए यही बात असदुद्दीन ओवैसी के साथ कही जाती है, जो बिहार में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने 4 एमएलए पिछले विधानसभा चुनाव में वो उनकी पार्टी ने जीते थे, और बदरुद्दीन अजमल की भूमिका भी जो है, जो आरोप लगते हैं आसाम में, यही रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, बूथ वाइज जो अपना विश्लेषण किया और किस प्रकार से जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी विभाजित किया जाए,
अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जो आप कहें कि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं, उनमें भी जो वोट माइनॉरिटी वोट बैंक है किस प्रकार से विभाजित किया जाए और अपने जो हिंदू समुदाय है उसके उस वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए। और जो एक वीटो होता था मुस्लिम समुदाय के पास, उस वीटो को करीब करीब राज्य दर राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी की पॉलिटिक्स चल रही है, नॉन मुस्लिम को लेकर वो सबको पोलराइज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आती प्रोफेसर साहब की मुस्लिमों के अंदर कहा जाता है यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे में उनकी यूनिटी क्यों एक साथ नहीं दिखती है? नहीं, देखिए, ज्यादातर अगर आप चुनावी नतीजों को देखें तो ज्यादातर जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी रही हैं, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो हाँ, तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन जहां पे इनके वोट में विभाजन हुआ है, उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जो उनकी हिंदुत्व की रणनीति रही है उससे, और स्थानीय स्तर पे जो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है उससे हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट हुआ है, वो जातियों में नहीं विभाजित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो बटा है, और वो जिसकी अभी हमने चर्चा की कि केवल एक कैंडिडेट के पास नहीं गया है। और ये जो आप कहें कि जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, जो बहुदलीय व्यवस्था है, उसमें आप कितने भी आप उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो उनका वोट विभाजन, जो आप ये समझिए जो पहले कांग्रेस की रणनीति होती थी, या जो अन्य जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो क्षेत्रीय दल उभरे, उनकी जो रणनीति होती थी कि हिंदू समुदाय के वोट को विभाजित किया जाए और एक मुश्त जो है मुस्लिम समुदाय को का वोट अपने पक्ष में लाया जाए और चुनाव जीत जाया जाए, वही राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से उल्टा कर दिया है कि किस प्रकार से हिंदू समुदाय का एक मुफ्त वोट अपने साथ कंसोलिडेट किया जाए और जो मुस्लिम समुदाय है उसके वोट बैंक को उसको विभाजित किया जाए, उसमें जो है सेंध लगाई जाए। तो ये कर पाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है, और यही वजह है क्योंकि 207 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल जीतना ये अपने आप में अप्रत्याशित है। घुसपैठ के बाद तमाम ऐसे जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, इसके बाद भी इतना प्रचंड बहुमत, ये दिखाता है कि कितनी सशक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति रही है, जो स्थानीय स्तर पे एक मजबूत नेता को आगे बढ़ाकर, जो बंगाली जो संस्कृति है उस पे ये पूरी आम जनमानस को ये सुनिश्चित करना कि नहीं, इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और ऊपर से हिंदुत्व का जो मॉडल है, जो वेलफेयर स्कीम्स जो अन्य राज्यों में जिस तरीके से उदाहरण बना के अन्य राज्यों को, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को पेश किया गया, तो ये तमाम जो एक साथ जो बुके आप कह सकते हैं, जो रणनीति रही है, मल्टी प्रोंग जो रणनीति रही है, उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ बड़े स्तर पे होता हुआ बंगाल में दिखाई दिया। जी, थोड़ा सा आपसे मैं ये जो बंगाल की कैबिनेट है उसके बारे में भी समझना चाहूंगी। मुख्य तौर पर जिस तरीके से हम अगर पिछले दिनों की बात करें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लेकर आने की बात कही गई थी, उसमें जो बदलाव हुए थे, जब वो नहीं जो है पास हुए लोकसभा में, उसको लेकर के पूरा अगर कहें भारत के अंदर एक आंदोलन सा बीजेपी ने चलाया था। अब जब यहाँ पर बंगाल में एक ऐतिहासिक जीत मिली है, महिलाओं की भागीदारी बीजेपी कितनी और कैसे रखेगी? नहीं, देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है जी। और जिसमें एक महिला है अग्निमित्रा पॉल, उनकी बात आ रही है, और दूसरे जो है शंकर घोष की बात आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व देने में भी कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन होगा, किस प्रकार से विभिन्न जो वर्ग हैं, समुदाय हैं, जो लिंग है, सबको प्रतिनिधित्व देने की बात है। और ऐसे में खासकर जो नारी बंधन अधिनियम की बात हो रही है कि, और भारतीय जनता पार्टी ने एक आक्रामक रवैया अपना रखा है विपक्ष
विपक्षी दलों के खिलाफ कि उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया और इस वजह से महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण विधानसभा और संसद में वो नहीं पहुंचा पाए। तो ये महिला और युवा के साथ साथ जो अगर आप कहें इनको साथ लेने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति होगी कि किस प्रकार से जो विभिन्न आप कहें कि जाति है, समुदाय है बंगाल में, उनको भी व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जाए। खासकर जो एसटीज हैं, जो ट्राइबल बेल्ट है, एक बड़ी ट्राइबल बेल्ट है जिसकी अभी आपने चर्चा की, जो ओबीसीज हैं, उनको किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाए और जो पुराना एक आप कहें कि जो रूलिंग एलीट था, जो शासन करने वाला अवजात वर्ग था, उसको बदला जाए, उसको एकदम से परिवर्तित कर दिया जाए। जिस प्रकार से हरियाणा में आपने होते हुए देखा, हमेशा से लगता था कि हरियाणा जो है वो जाट डोमिनेटेड स्टेट रहा है, तो जाट ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले मनोहर लाल खट्टर को और उसके बाद जो है सैनी साहब को जिस प्रकार से उन्होंने एकदम नेतृत्व दे दिया, तो इस प्रकार के प्रयोग और इस प्रकार के नए सामाजिक समीकरण साधने में भारतीय जनता पार्टी की माहिरी हासिल है, वो माहिर है ऐसा कर पाने में। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल गठन में सभी वर्गों को, सभी समुदाय को और खासकर अगर आप बात करें तो महिलाओं को और युवा को प्रतिनिधित्व मिलने की व्यापक संभावना है। और जो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है उसमें एक महिला का नाम सबसे आगे। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, हमने जातीय समीकरणों की बात की है, एक उत्तरी बंगाल की बात कर लेते हैं, जंगल महल का इलाका है, मतुआ समुदाय की अगर हम बात कर लेते हैं, वहां से उनका प्रतिनिधित्व भी आता है, दक्षिणी बंगाल के अंदर भी काफी उनका प्रभाव है। ये तमाम ऐसे इलाके हैं। मतुआ अगर समुदाय की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एससी में आता है मतुआ और राजवंशी, विशेषकर ये दो वहां पर एससी समुदाय हैं और 23% इनकी आबादी है, यानी कि ये दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो ट्राइबल्स को लेकर आना, ये एक बाकी राज्यों में चुनाव होने हैं, ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज जाएगा प्रोफेसर साहब की जो आप अभी पश्चिम बंगाल में डिसीजन लेते हो उसके दूरगामी जो है प्रभाव देखने को मिलेंगे। बाकी राज्यों में भी मैसेज देना है, इसे कैसे देखते हैं आप? हाँ, देखिए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर सिर्फ बिहार में मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश नहीं की। जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए हम प्रदेश अध्यक्ष जो है कुर्मी समुदाय से बना रहे हैं और बगल वाले राज्य में भी हम जो है मुख्यमंत्री कुर्मी समुदाय से बना रहे हैं। तो एक जो एक आप कहें कि नॉन डोमिनेंट जो ओबीसी कास्ट हैं, जो उतना प्रभावशाली नहीं रही हैं, जो जिसको हम अब अति पिछड़ा जो है वर्ग कहते हैं, या जो आप कहें कि नॉन डोमिनेंट दलित या ट्राइबल रहे हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना है और उनको जो है उनके साथ जो सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। तो ये संदेश देने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही और यही वजह है कि मुझे लगता है कि बंगाल में भी जो ये बड़े दो आदिवासी समुदाय हैं और जो दलित समुदाय हैं, इनको भी व्यापक स्तर पे ऐसा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जिससे अन्य राज्यों में भी ये मैसेज जाए। क्योंकि अगला मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो चुनाव के लिए होने वाला है वो उत्तर प्रदेश ही होने वाला है। तो वहां पे भी एक बड़ा मैसेज जाए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सभी ऐसे वर्गों को, समुदाय को, जातियों को सत्ता में हिस्सेदारी दे रही है जिनको अभी तक कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उपेक्षित रखा, उससे दूर रखा। तो ये संदेश निश्चित रूप से पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में आपको साफ रूप से दिखाई देगा कि जहां महिला का भी प्रतिनिधित्व है, वहीं दूसरी तरफ जो बंगाल के पिछड़े इलाके हैं, जो क्षेत्रीय रूप से पिछड़े जो है इलाके हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व है। जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हमने सत्ता में दिया है। तो ये निश्चित रूप से ऐसा होने वाला है। जी, प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो आपने जाना कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी मंत्रिमंडल के अंदर चेहरे शामिल होंगे वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों के लिए एक बड़ा मैसेज भी देंगे।